बॉडीगार्ड भी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। विराट की गाड़ी एयरपोर्ट पर आकर रुकती है और वह अंदर जाकर चेकिंग कराकर फ्लाइट में बैठ जाता है और अपने सेक्रेटरी मनोज के साथ और बाकी गार्ड्स के साथ विराट बनारस पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बाहर तैयार खड़ी कार में बैठकर अपने गार्ड के साथ अपने घर के लिए निकल गया। विराट अपने घर पहुंचता है। घर बहुत ही बड़ा होता है। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, अलग अलग तरीके के महकते फूलों वाला बड़ा सा गार्डन और घर में सभी सर्वेंट मौजूद थे। विराट के घर पहुंचने पर बंसी चाचा ने उनको वेलकम किया। बंसी चाचा घर के रसोइया हैं और विराट, बेटा लंच में क्या खाएंगे, यह विराट से पूछा तो विराट ने अपने खाने की चॉइस बता दी और वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। नहाकर फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठा विराट कुछ मेल चेक कर रहा था अपने लैपटॉप पर। तभी विराट का सेक्रेटरी मनोज उसके कमरे में आता है और कहता है, सर खाना लग गया है, खाना आपके कमरे में ले आऊं या नीचे हॉल में खाएंगे। विराट उससे कहता है, हम अपनी मेल चेक करके नीचे ही आएंगे, वहीं खा लेंगे। थोड़ी देर में विराट नीचे आता है और खाना खाकर अपने बॉडीगार्ड्स और सेक्रेटरी के साथ अपने बनारस के न्यू ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिवानी अपने साड़ियों की दुकान पर होती है जहां वह नौकरी करती है। वह और रोहिणी दुकान पर आए ग्राहकों को बनारसी साड़ियां दिखा रही है। शिवानी कहती है, यह देखिए आंटी जी, इस साड़ी में कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, कितनी बारीक डिजाइन है, यह होममेड साड़ी है, आप पर साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आप तो आंटी जी इस साड़ी को खरीद ही लीजिए, यह साड़ी तो आंटी जी आपके लिए ही बनी है। यह का कहकर शिवानी अपने ग्राहक को लुभाने की कोशिश कर रही है और शिवानी उस आंटी को साड़ी खरीदने के लिए मना ही लेती है और शिवानी के बताए दाम पर वह आंटी साड़ी खरीद लेती है। उन आंटी जी के वहाँ से चले जाने के बाद रोहिणी शिवानी से कहती है, यार शिवानी, तुझ में कोई बात तो है। वह आंटी जी जब भी साड़ी खरीदने आती हैं तब कभी भी तय किए गए दाम पर साड़ी नहीं खरीदती, हमेशा उससे कम दाम पर ही साड़ी लेकर जाती हैं। आज पहली बार उन्होंने बिना किच किए तुम्हारे बताए गए दाम पर साड़ी खरीद ली। तुझ में सचमुच कोई बात तो है शिवानी, तुम लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर देती हो। यह सुन पास में ही बैठे रोहिणी के पापा भी कहते हैं, हाँ बेटा शिवानी, सच में तुम ग्राहक को दुकान से कभी खाली हाथ जाने ही नहीं देती हो, उन्हें साड़ी खरीदने ही पड़ती है। तुम्हारी बात करने के तरीके से तुम ग्राहक को प्रभावित कर देती हो। तुम अपने काम के प्रति बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। भगवान करे शिवानी बिटिया, तुम्हें ज़िंदगी में हर खुशी मिले। शिवानी कहती है, अंकल जी, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जो भी काम करो दिल लगा कर करो और पूरी ईमानदारी से करो, और मैं आपसे यहाँ काम करने की सैलरी लेती हूँ, फ्री में थोड़े ही ना करती हूँ, तो मुझे आपके फ़ायदे के बारे में भी तो सोचना ही पड़ेगा ना। और आपकी इस दुकान को मैं अपनी दुकान समझकर काम करती हूँ। शिवानी के ऐसा कहने पर रोहिणी के पापा खुश हो जाते हैं और शिवानी के सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद देते हैं। रोहिणी शिवानी से कहती है, शिवानी, आज शाम को मैं घाट पर नहीं आ पाऊंगी, मुझे मम्मी के साथ बाहर जाना है, तो मैं अभी घर के लिए निकलने वाली हूँ, इसलिए तुम अकेली घाट पर मत जाना, सीधे घर चली जाना। पर शिवानी कहती है, कोई बात नहीं, पर मैं तो घाट पर ज़रूर जाऊँगी, तू तो जानती है ना रोहिणी, मुझे वहाँ जाकर बैठकर शांति मिलती है। मेरे पूरे दिन की थकान घाट पर जाकर मंदिर में आरती और घंटों की आवाज़ सुनने के बाद अकेले शांति से घाट पर बैठकर गंगा मैया को निहारे बगैर तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती। रोहिणी कहती है, ठीक है बाबा, तुझे जो करना है कर, मेरे रोकने से तू रुकेगी थोड़े ही ना। विराट अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था और रात तक अपने काम में व्यस्त रहा। रात को उसके सेक्रेटरी मनोज ने आकर उससे कहा, सर घर चलें, काफ़ी देर हो गई है। यह सुनकर विराट ने सेक्रेटरी से कहा, मनोज, कल हमारी मीटिंग सुशील यादव के साथ फिक्स कर देना और अब जाकर ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम घर चलते हैं। विराट ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोचा, कल सुशील यादव से मिलकर होटल की ज़मीन के बारे में बात कर लूँगा, और फिर घर जाने के लिए ऑफिस से निकल गया। यहाँ शिवानी शाम को घाट पर बैठी गंगा आरती देख रही थी और आरती खत्म होने के बाद सभी लोगों के चले जाने के बाद भी अकेले घाट पर सीढ़ियों पर शांति से बैठी रही और अकेले बैठी गंगा मैया को निहार रही होती है। विराट अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है और वह कार का शीशा नीचे कर बनारस की सड़कों को निहार रहा होता है। फिर उसकी गाड़ी घाट के पास से होकर गुजर रही होती है। तभी एकाएक विराट अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रोको। तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और गाड़ी के आगे और पीछे चल रही बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी रुक जाती हैं। तो कार में बैठा सेक्रेटरी मनोज विराट से कहता है, क्या हुआ सर, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? विराट कहता है, मनोज, तुम बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल जाओ, हम खुद कार ड्राइव करके
पहुंच जाएंगे। हमें थोड़ी देर घाट पर अकेले रहना है। मनोज कहता है, विराट सर, यह आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आप बॉडी गार्ड्स को अपने साथ ही रखिए और मैं भी आपके साथ ही रुकता हूँ। विराट कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ घर के लिए निकलो, हम खुद अकेले आ जाएंगे। हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। विराट के आगे मनोज कुछ नहीं बोल पाया और ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स के साथ घर के लिए निकल गया। विराट अब अकेला ही अपनी कार से निकलकर घाट की ओर बढ़ रहा होता है। सीढ़ियों से चढ़कर जहाँ शिवानी पहले से घाट के किनारे सीढ़ियों पर बैठी हुई है, विराट भी घाट पर पहुँच रहा होता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर घाट की ओर बढ़ रहा होता है। तभी घाट पर बैठी शिवानी खुद से ही कुछ बोल रही होती है। अरे बाप रे बाप, शिवानी आज फिर लेट हो गया। 10 बज गए हैं। अब मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना आज फिर माँ बेलन लेकर मेरे स्वागत के लिए खड़ी होगी। यह कहकर वह जल्दी खड़े होकर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है और अचानक ही वह किसी शख्स से टकराकर पानी में गिरने ही वाली होती है। तभी उस शख्स ने शिवानी को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विराट ही था। विराट ने ही उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया था। शिवानी विराट के बहुत पास खड़ी थी। विराट एकाएक खींचने पर शिवानी के हाथ विराट के कंधे पर आ गए थे। विराट उसे चांद की हल्की रोशनी में अपनी बाहों में पकड़े देख रहा था। शिवानी के गुलाबी पतले होंठ, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसके सुर्ख गाल। विराट की नज़र एक पल के लिए शिवानी पर ठहर गई और शिवानी की नज़र भी विराट को ही देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी शिवानी के चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। फिर अगले ही पल विराट शिवानी को अपने से दूर करते हुए गुस्से से बोला, तुम लड़कियों की फितरत ही होती है इस तरह किसी भी अनजान आदमी के बाहों में गिरना पड़ना। जब खुद को संभाल नहीं सकती तो अकेले निकलती ही क्यों हो घर से बाहर? घर में ही रहा करो ना। विराट के इतना कहने पर शिवानी गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, ओ मिस्टर, आप जो कोई भी हों, कोई शौक़ नहीं है आपकी बाहों में गिरने का मुझे। मैं आपकी वजह से ही पानी में गिरने वाली थी। मुझे सॉरी बोलने के बजाय आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। कैसे इंसान हो आप? आप कौन होते हैं मुझे यह बताने वाले कि मैं घर में अकेले बाहर निकलूं या नहीं? मेरी मर्जी में अकेले निकलूं या किसी के साथ? आप कौन होते हैं मुझे यह सब बताने वाले? विराट उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम होती कौन हो हमसे इस तरह बात करने वाली? तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं? हम तुम्हारी हैसियत नहीं है हमसे इस तरह बात करने की, समझी? हम चाहे तुम्हें अभी तो इसी वक्त इस पानी में फेंक दें और तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो अपनी ज़ुबान संभाल कर हमसे बात करो। विराट के इतना सब कुछ कहने पर शिवानी की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आता है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी आ जाती है। और अचानक ही शिवानी को समय का ख्याल भी आता है कि उसे घर पहुंचने में देर हो गई है। वह जल्दी से भागकर बिना एक पल वहां रुके अपने घर के लिए निकल जाती है और विराट को मन ही मन गाली देते हुए वहां से निकल जाती है। विराट भी गुस्से से वहां से निकल अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकल जाता है। शिवानी घर आती है। उसकी माँ आज भी हमेशा की तरह उसके लेट आने पर उसे डांट लगाती है, पर आज माँ की डांट को शिवानी अनसुना कर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो उसकी माँ भी शिवानी के कमरे में उसके पीछे चली जाती है। शिवानी की माँ कमरे में आकर शिवानी से कहती है, क्या हुआ है बेटा? आज तुम उदास लग रही हो और आज तुमने मुझे लेट आने का कोई बहाना भी नहीं सुनाया। क्या हुआ है? शिवानी कहती है, कुछ नहीं माँ, घाट पर एक बदतमीज़ इंसान मिल गया था। उसी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था, जैसे कोई राजा महाराजा हो। खुद को हम कहकर बात कर रहा था। अगर दोबारा कभी मिला तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। गुस्से से बोलते हुए शिवानी अपने कमरे में बेड पर बैठ गई। शिवानी की माँ शिवानी के कान खींचते हुए शिवानी से कहती है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सबक सिखाने की। किसी से लड़ने झगड़ने की तुझे क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी इतनी देर तक रात घाट पर रुकने की? तुझे मैंने कितनी बार मना किया है, पर तू मेरा सुनती ही कहाँ है। हमेशा अपने मन की करती है। तूने तो जैसे कसम खा रखी है अपनी माँ की बात नहीं मानने की। शिवानी कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब क्या आपकी डांट से ही पेट भर लूँ? कुछ खाने को नहीं मिलेगा? शिवानी की माँ उसके इस बात पर उसे नाराज़गी से देख रही थी। शिवानी फिर कहती है, बस मेरी माँ, मैं कल से जल्दी आ जाऊँगी पक्का। अब तो खाना खिला दो। शिवानी की इस बात पर शिवानी की माँ सर झटक कर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, पूरी नौटंकी है यह लड़की। कहते हुए किचन में चली जाती है और खाने की थाली लेकर शिवानी के कमरे में आती है और शिवानी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। विराट भी अपने घर पहुंच गया था। वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया।
वह सोने जा ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी दादी दयावंती जी का कॉल आया। विराट फ़ोन उठाते हुए, हेलो दादी, कैसी हो आप? मीशा कैसी है? दादी जी कहती हैं, हम और मीशा तो बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं विराट, यह बताइए। बनारस जाकर आपने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया। इतना क्या बिजी हो गए थे काम में कि अपनी दादी को ही भूल गए? विराट दादी से कहता है, हम भला आपको कैसे भूल सकते हैं दादी, वह तो ज़रा हम काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, इसलिए टाइम नहीं निकाल पाए, नहीं तो हम आपको ज़रूर कॉल करते। दादी जी कहती हैं, कोई बात नहीं, आपने नहीं तो हमने ही कॉल कर दिया। वैसे आपको बनारस कैसा लगा और बनारस के लोग कैसे लगे? विराट कहता है, बनारस अच्छा तो लगा, पर हमारे दिल्ली जैसी बात नहीं है दादी, और यहाँ के लोगों ने अभी हम लोगों से मिले नहीं हैं। एक मिली थी आज बदकिस्मती से बदतमीज़ बददिमाग लड़की, जिसे किसी से बात करने की तमीज़ नहीं, पर हमने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया है। दादी कहती हैं, क्या, किस लड़की को सबक सिखा दिया आपने? वह कौन थी? क्या किया आपने? दादी के इतने सारे सवाल एक साथ पूछने पर विराट कहता है, शांत हो जाइए दादी, हम नहीं जानते वह कौन थी और हम जानना भी नहीं चाहते। बस इतना जानते हैं कि वह दोबारा गलती से भी हमसे टकराई तो हमसे इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम विराट सिंह राठौर हैं, हम दूसरों को उनकी हैसियत बहुत अच्छे से समझा देते हैं। खैर छोड़िए दादी, अब काफ़ी लेट हो गया है, आप सो जाइए और हम भी सो जाते हैं, सुबह मीटिंग के लिए भी जाना है। दादी गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देती हैं। सुबह विराट अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे पर, जो कि सीधा गार्डन में खुलता है, उस दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए अपना लैपटॉप देख रहा था। तभी बंसी चाचा वहां आकर कहते हैं, विराट बेटा जी, हम नाश्ता यहीं लेकर आएँ आपके लिए? विराट कहता है, नहीं चाचा, हम नाश्ता नहीं करेंगे, हमें आज जल्दी ऑफिस पहुंचना है। इतने में ही विराट का सेक्रेटरी मनोज विराट के कमरे में दाखिल होता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आप जिस सुशील यादव से मिलना चाहते थे उसको हमने ऑफिस बुला लिया है, उससे मैंने आपका ऑफिस में इंतज़ार करने के लिए कह दिया है। विराट कहता है, ठीक है, हम थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आते हैं, तुम ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकालो। विराट थोड़ी ही देर में तैयार होकर नीचे आता है और कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब विराट की कार घाट के सामने की रोड से होकर गुजरती है तो उसे एकाएक उस लड़की की याद आ जाती है जो उसे रात को घाट पर मिली थी। विराट के होंठों पर एक एटीट्यूड वाली तीखी मुस्कान आ जाती है और खुद से ही कहता है, बदतमीज़ लड़की, और फिर वापस अपने लैपटॉप में नज़रें गड़ा लेता है और थोड़ी ही देर में विराट ऑफिस पहुंच जाता है। विराट सीधा अपने केबिन में जाता है जहां सुशील यादव विराट का इंतज़ार कर रहा होता है। विराट केबिन में पहुंचकर अपने चेयर पर बैठता है। विराट के चेयर पर बैठते ही सुशील यादव विराट को गुड मॉर्निंग विश करता है और विराट सुशील यादव को सामने वाली चेयर पर बैठने को कहता है। विराट के कहने पर सुशील सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। विराट उससे पूछता है, तो अब बताइए मिस्टर यादव, क्या मसला है होटल वाली ज़मीन को लेकर? जिस ज़मीन पर हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि वो 7 स्टार होटल बनाना जाते हैं, हमारे उस काम में कौन रोड़ा अटका रहा है? वह जो कोई भी हो, हम उसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे कि वह दोबारा कभी हमारे किसी काम में मुश्किल पैदा कर सके। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह विराट सिंह राठौर के काम में मुश्किल पैदा करे। सुशील यादव डरते हुए घबरा कर कहता है, विराट सर, आप जिस ज़मीन पर होटल बनाना चाहते हैं, उस ज़मीन पर जो दुकानें बीच में आ रही थीं, हमने उन दुकानों के मालिकों को अब आपके कहने पर दुगना दाम देकर वह दुकानें खाली करवा दी हैं और उन व्यापारियों ने खुशी खुशी दुकानें खाली कर दी हैं। हमने उन दुकानों को हटाने का काम भी चालू कर दिया है और ज़मीन को होटल बनाने के लिए थोड़ी ही दिनों में तैयार कर देंगे। पर एक दुकानदार है जो अपनी दुकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है। हमने उसे दुगने दाम से भी ज़्यादा ऑफ़र किया है, फिर भी वह दुकान खाली करने को तैयार नहीं है। विराट ने गुस्से में अपने जबड़े को भींचते हुए कहा, कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत है कि वह विराट सिंह राठौर को मना कर दे? सुशील यादव ने विराट सिंह के गुस्से को देखते हुए डरते हुए कहा, सर, उसका नाम सुभाष तिवारी है। यह उसकी बनारसी साड़ियों की पुश्तैनी दुकान है जिसे वह खुद चलाता है। यह उसकी पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उसके पुरखों की यादें उससे जुड़ी हुई हैं उस दुकान से, इसलिए सुभाष तिवारी अपनी इस दुकान को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता है। विराट ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यादव, इस दुनिया में सभी चीज़ें बिकाऊ हैं, यादें भी बिकती हैं, बस उसे खरीदने वाला चाहिए। और विराट सिंह राठौर जिस चीज़ को खरीदना चाहे उसे तो किसी भी कीमत पर बिकना ही पड़ता है।
तो उस मामूली दुकान वाले की क्या औकात जो हमें अपनी दुकान देने से मना कर दे। विराट कहता है, यादव तुम जाकर उस दुकान वाले से फिर मिलो और उसे उस दुकान का 4 गुना कीमत ऑफर करो। हम भी देखते हैं कि वह इस बार कैसे मना करता है। अगर उसने इस बार मना किया तो हम उस दुकान को अपने तरीके से हासिल करेंगे, जो कि उस दुकान वाले के फ़ायदे में नहीं होगा। इसीलिए यादव जाओ, जाकर उस दुकान वाले से आखिरी बार दुकान बेचने के बारे में बात करो। विराट की बात सुनकर सुशील यादव वहाँ से जी जी सर कहकर निकल जाता है और विराट अपने चेयर पर बैठकर तीखी हल्की मुस्कान के साथ अपने फ़ोन को हाथ की उंगलियों से घुमाते हुए खुद से कहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जिसे हम नहीं खरीद सकते। विराट सिंह राठौर को जो चाहिए वह उसे हासिल करके ही रहता है। इस दुनिया में सभी चीज़ें बिकाऊ हैं और जो बिकाऊ हैं उसे किसी भी कीमत पर खरीद ही लेते हैं। तो यह दुकान क्या चीज़ है।